हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग यहाँ तक चार्ज, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम लोग उनको सिमेट्री का यूज़ करके थोड़ा जल्दी से चीज़ों को और निकालना सीखेंगे। वही रीज़न है कि हम लोग गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, जिसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत पीछे वाले केस में मैं दिया था कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं। तो आज आप लोगों को समझ में आ भी जाएगा कि हम लोग गॉस थ्योरम या गॉसेस लॉ क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। गॉसेस लॉ कहिए चाहे गॉसेस थ्योरम कहिए, एक ही बात है, ठीक है। अब ये क्या स्टेट करता है, मतलब क्या ये कहता क्या है, ये किसके लिए बना है और क्या जरूरत है। तो पिछले वाले में बताया था, पिछले वाले क्लास में फिर से आपको याद दिला देता हूं। आपको मैं इको हो रहा है, इको नहीं होना चाहिए। सुबह करवा दिए तो एसी हो सकता है, एसी से थोड़ा साउंड आ रहा होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो सभी लोग। हम लोग गॉसेस लॉ को, इस लॉ को क्यों पढ़ते हैं, क्या हेल्प करने वाला है, तो मैं आपको याद दिला दूं। हम लोग इंटीग्रेशन से या बहुत मेहनत करके जो फील्ड निकालते थे, बहुत मेहनत करके फील्ड निकालते थे, इंटेंसिटी की बात करते थे, फील्ड की इंटेंसिटी की, वो सारी चीजें हम लोग बड़ी आसानी से उसको यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन है, हम लोग फील्ड तब निकाल पाएंगे जब सिमेट्री होगी। हाँ, ये है कि लॉ तो होल्ड हर जगह करेगा, लेकिन फील्ड निकाल नहीं पाएंगे, केवल वहीं निकाल पाएंगे जहां पे सिमेट्री होगी। तो इसके पढ़ने का मकसद है, और आपको पता भी है कि नेचर में कितनी सिमेट्री है, तो इसका काफी फायदा भी है। और मैं कहा था कि इस तरह की जो सोच है, जो साइंटिफिक अप्रोच है, निकलने वाली बातें, ये सब जगह सोचना, जैसा कि मैं पिछले में बताया था कि लाइट के बारे में सोचना किसी पॉइंट सोर्स से या फिर लाइन सोर्स से, ग्रेविटेशन में सोचना, जरूरत पड़े तो हीट में सोचना, हीट एमिट हो रहा होगा, रेडिएट हो रहा होगा, तो कहीं पे भी आप लोग ये जो अप्रोच है वो ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सभी लोग गॉसेस लॉ लिखे, आप चलिए लिखिए। अब तो नहीं हो रहा होगा इको, हाँ, अभय मौर्य, ये गॉस नाम था, साइंटिस्ट का ही नाम था, तो उन्होंने ही दिया था, उन्हीं के नाम पे ही है। सभी लोग लिखे, ये गॉसेस लॉ को लिखिए आप लोग, सभी लोग। अच्छा किए, सभी लोग आईटी पीएमटी सब लिख दिए हैं, बहुत सारे नहीं भी लिखे हैं, मैं देख रहा हूँ। आईआईटी लिखे हो, पीएमटी भी लिखना चाहिए। पीएमटी क्यों नहीं लिखे हो? आईआईटी वाले आईआईटी लिखते हैं अपने ब्रैकेट में, और पीएमटी वाले पीएमटी, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि किनको कितना समझ में आ रहा है। ये स्टेटमेंट लिखिए सभी लोग स्टेटमेंट लिखिए। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, net electric flux through any closed surface. Net electric flux through net electric flux through any closed surface. Here any closed surface means
two kind of surfaces, real surfaces closed and hypothetical for both cases, दोनों के लिए। हालांकि जनरली बहुत सारे लोग हाइपोथेटिकल लिख दिए हैं, कई लोग मेंशन ही नहीं किए हैं, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी closed surfaces, any closed surface is always equal to इधर देखो सभी लोग, is always equal to one by epsilon naught times 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times charge enclosed, 1 by epsilon naught times charge enclosed। बहुत सिंपल सा ये लॉ है या थ्योरम है, बहुत ही सिंपल है। इसका यूज हम लोग देखेंगे और दूसरी जगह हम लोग रिलेट करेंगे। सो 1 by epsilon naught times charge enclosed, यदि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें, सो phi is equal to phi enclosed surface, फ्लक्स हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, E डॉट dA अच्छा कुछ लोग ds भी लिखते हैं, है ना, Q enclosed, अब चाहे इनसाइड, ये एक्सप्रेशन है। En मतलब enclosed, चाहे In यहां पे लिख सकते हैं इनसाइड इनटू, और E है इलेक्ट्रिक फील्ड है, dA इज डिफरेंशियल एरिया ऑन दैट हाइपोथेटिकल और रियल सरफेस, डिफरेंशियल सरफेस एरिया वेक्टर, और दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट, दिस मीन्स दैट क्लोज्ड, what this means, closed। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिफरेंशियल एरिया वेक्टर, and this is what, enclosed charge। This is what, enclosed charge। And this flux obviously electric flux। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी यदि क्लोज्ड सरफेस, कंडीशन है क्लोज्ड सरफेस के थ्रू यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाना हो तो आप कुछ मत करिए, कुछ कैलकुलेट मत करिए, एटलीस्ट कम से कम इंटीग्रेट मत करिए, डिफरेंशियल एरिया मत ले लीजिए, वेरिएशन ऑफ फील्ड और ये सब मत देखिए कि किस तरह का वेरिएशन है ऑन द सरफेस। बस ये देखिए कि उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, और बाई एप्सिलॉन नॉट कर दीजिएगा और आंसर आ जाएगा। ये समझना है, केवल Q एंक्लोज्ड। हाँ, अब ये है कि हो सकता है कि कोई पूछे आपसे
कि इसके थ्रू फ्लक्स बताइए, कोई रेडियस दे दे या कोई क्यूब कोई चीज दे दे और कोई कहे फ्लक्स बताइए। आपको पता तो है कि Q एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट बताना है, लेकिन हो सकता है ये ना आए आपसे, इसके लिए मेहनत करना पड़े तो कर लेना, मेहनत इंटीग्रेट कर लेना, पता कर लेना, नेट निकाल लेना, तब करना। उसे कठिन, उसे ही तुम लोग कठिन भी क्वेश्चन बोलते होगे। तो एक ये पॉइंट है, पर निकालना यही है, अपना खोपड़ा इसके लिए नहीं लगाना है। लेकिन ध्यान रहे क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। ये तो रही बात कि गॉस का स्टेटमेंट क्या है, गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम क्या है। दूसरा, हर जगह हम लोगों को याद है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, इसे क्या फायदा है, हर जगह ये इसे एप्लीकेशन कहते हैं ना। तो यदि मैं कहूं कि ये क्यों पढ़ रहे तो ध्यान से सुनना, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है फ्लक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं, फ्लक्स तो एक आइडिया ही देता है, जैसा कि हम लोग फ्लक्स डिफाइन करने में बात हो चुकी है। लेकिन एक्सप्रेशन देखो ना, कहीं पे जरूरत पड़े तो ये निकाल लेंगे इधर मल्टीप्लाई करके इसको, और बहुत सारी जगह 99% केस में हम लोग फील्ड निकाल लेंगे। 99% मतलब वहां जहां सिमेट्री ठीक ठाक होगी, अच्छी होगी, वहां पर हम लोग फील्ड बता देंगे इसी का यूज करके। तो फायदा है कि नहीं गॉस लगा, बताओ, बिना इंटीग्रेशन के, बिना ऐसे ही। तो कई क्वेश्चन जो एक्सप्रेशन में दिख रहा है, बहुत सारी जगह हम लोग फील्ड निकालेंगे और बहुत सारी जगह हम लोग चार्ज निकालेंगे। हाँ, एरिया की बात कम होती है इस चैप्टर में, कि एरिया तो नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो ये है, तो एक पूरा एक ध्यान देंगे उस इसकी अंडरस्टैंडिंग। अब रहा ये क्यों है ऐसा, और गॉस ने क्या सोचा, गॉस ने कैसे कह दिया कि ये होगा, मतलब इतना ही होगा फ्लक्स क्लोज सरफेस से, ये गॉस ने क्यों कहा, वो क्यों पे चलते हैं। अब ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, एक एक लोग मेरी बात ध्यान दें। चलिए अब मैं बताता हूं। मैं पहले सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल वाला कराता हूं, जो किताबें अक्सर इधर उधर किए भी हुए हैं, चाहे जो टीचर्स पढ़ाते भी हैं तो वही वाला मेनली पढ़ाते हैं, वो वाला पहले कर देता हूं और फिर इसके बाद जनरलाइज करता हूं। तो सभी लोग ध्यान से सुने, गॉस कैसे सोचे कि ये यही होगा, Q एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, उन्होंने क्यों कहा उसकी बात करता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। वो क्या कहे कि एक चार्ज है, Q चार्ज है, और उन्होंने ये सोचा कि जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, जो भी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, उनके दिमाग में क्या आया पहले मैं वो आपको बता देता हूं, उसके बाद हम लोग सोचेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, याद है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। वो क्या सोचे, उनके दिमाग में ये बात आई कि ये बताओ कि जितना यहां से हाइपोथेटिकल सरफेस इमेजिन करो, जितना इस स्फेरिकल सरफेस से लाइन निकलेगी, क्या यहां से नहीं निकलेगी? उतनी ही नई लाइन निकलेगी। क्या यहां से नहीं निकलेगी? उतनी ही लाइन निकलेगी। उन्होंने कहा कि जो हाइपोथेटिकल सरफेस है, जो भी छोटे से स्फेयर में जितनी लाइन निकलेगी, लाइन निकलती है तो कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक।
तो जो यहां से निकलेगी सारी लाइन यहां से निकलेगी, इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑब्वियसली रिलेटिव, जो कुछ यहां से निकलेगा आगे से भी निकलेगा और आगे से भी निकलेगा, इसका मतलब इससे फ्लक्स और इससे फ्लक्स सेम होगा। इसका मतलब इससे फ्लक्स और इससे फ्लक्स सेम होना चाहिए, उन्होंने ये कहा पहले। और फिर देखा कि फार्मूला आखिर है क्या। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि फ्लक्स को ई डी ए क्यों डिफाइन किया गया। किसी भी किताब में आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि फ्लक्स को ऐसे ही क्यों डिफाइन किया गया, ई डॉट डी ए। मैं भी पिछले क्लास में नहीं बताया था क्योंकि आपको कम समझ में आता। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात इसी तरह से कैसे हुई है, यहां से शुरुआत हुई है और इस तरह की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटिव नंबर ऑफ लाइंस। तो ध्यान से सभी लोग समझें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नंबर ऑफ लाइंस एक बार कहा जा रहा है क्रॉसिंग एरिया, और उसको मेजर किया जा रहा है फील्ड इनटू एरिया। ये फील्ड इनटू एरिया नंबर कैसे दे देगा, अजीब सी बात तो है ही। तो क्या गॉस ने क्या सोचा, गॉस ने ये कहा, पहले वो ये सोचे, पहले वो देखे कि Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो क्या देखते हैं, कहते हैं कि यदि 4 पाई आर स्क्वायर, आर दूरी पर 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। तो वो कहे कि काम करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा E इंटू एरिया, और जिसको कहने लगेंगे भाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल फील्ड एंड दैट एनक्लोज्ड एरिया ऑफ दैट मच रेडियस, और वो कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो उनको बड़ा सरप्राइज हुआ कि इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इस तरह का रिलेशन है कि ये आ रहा है। सरप्राइजिंग था। हालांकि फिर उन्होंने उल्टा कैलकुलेट किया, हालांकि दिख ही रहा है वहां से फिर भी। तो क्या किए उन्होंने कहा कि ऐसा है भाई कि ये है एरिया, ये क्लोज्ड एरिया है, ये एरिया, और इधर है फील्ड, और इधर ही है डिफरेंशियल एरिया। बताओ डिफरेंशियल एरिया नॉर्मल होगा, फील्ड भी इस चार्ज का इधर ही है। उन्होंने कहा फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड, दिस स्टैंड्स फॉर, ये इंटीग्रेशन में पहली बार दिख रहा होगा, इसका मतलब है क्लोज्ड। ऐसे ये नहीं लगाओगे तो क्लोज्ड नहीं होगा, नहीं माना जाएगा कि क्लोज्ड है वो। हाँ ये देखो E mod dA cos थीटा। सभी लोग मेरी बात ध्यान सुने। What is mod E? यहां पे R रेडियस पे बताओ mod E कितना, जल्दी से बताओ mod E कितना, जल्दी से बताओ। What is mod E? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर dA, mod dA is dA. What is the angle between dA and E? cos 0। भूल मत जाना, कई बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे ये R वेरिएबल है, R वेरिएबल नहीं है, एरिया वेरिएबल है जो ऐड करने वाले हैं। R कांस्टेंट है, इस पे देखो R कांस्टेंट है, देखो R कांस्टेंट है, देखो R कांस्टेंट है, और जो चीजें कांस्टेंट होती है वो बाहर आती हैं। बताओ क्या क्या बाहर आया, cos 0 is 1, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर समेशन ऑफ, इस यहां पे वेक्टर नहीं है, मॉड है ये। व्हाट इज समेशन ऑफ dA
वही समझ मैग्नीट्यूड एरिया, नॉट विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ ले लेते तब तो जीरो हो जाता। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया? समेशन डिफरेंशियल एरिया। बताओ क्या लिखूं? ये रहा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। एरिया कितना आया भाई बताओ? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। dA area is A, and that A is how much? Integration of dA, that A is how much? 4 pi R square. अमीरुल अली क्यूब लिख दिए थे, हाँ क्यूब नहीं स्क्वायर। ये सिंपल सा प्रूफ है। ये जो आपको दिख रहा है सभी लोग बना ले, फोटो लिख लें। ये गॉस लॉ का प्रूफ है कि अच्छा हाँ, खास बात क्या है? खास बात ये है कि जो फ्लक्स आया है, भले ही हम इतने रेडियस का लिए हों, लेकिन जो फ्लक्स आया है बड़ा रेडियस लिए हैं, ये छोटा रेडियस है, ये और छोटा रेडियस है, पर जो फ्लक्स आया है उसमें रेडियस नहीं है। जो फ्लक्स आया है उसमें रेडियस नहीं है, रेडियस इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब साफ है, इस वाले से भी उतना है, इस वाले से भी उतना है, इस वाले से भी उतना है, और इस वाले से भी उतना है। और होना भी क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जो लाइन इस छोटे से क्लोज्ड एरिया से क्रॉस करेगी, वो बताओ कौन से वाले एरिया से क्रॉस नहीं करेगी? जरा हमको बताओ। सब तो क्रॉस करेगी ही, यदि करेगी तो तब तो फ्लक्स उतना ही आना चाहिए, क्योंकि तो वही तो मेजर करता है। तो हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, गॉस सोचे और चीजें आ भी गई और ठीक भी है। प्रॉब्लम कहां पे आई? प्रॉब्लम कहां पे आई? क्योंकि मान लीजिए कि इसको हम शिफ्ट कर देते हैं और अजीब सा एरिया ले लेते हैं। वो कहे उनके दिमाग में, चाहे हम आपसे कहें कि बताइए यदि चार्ज यहाँ पे न रहे, सरफेस यही रहे पर चार्ज यहाँ पर रहे, अच्छा ये भी सरफेस नहीं रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे, तो हम कैसे कहेंगे कि भाई ये फील्ड है, ये एरिया है, दिस एंड दैट है। अब मैं जनरल प्रूव करने जा रहा हूं, सभी लोग गौर करेंगे। ओके, सभी लोग गौर करेंगे, उसके बाद हम लोगों का फाइनलाइज हो जाएगा कि भाई रियली में गॉस लॉ क्या है, क्योंकि जनरल हो जाएगा ना, इसलिए। चलिए सभी लोग देखें। हालांकि एक और चीज है, यहां से एक और बात हो सकती है जो आप लोगों सबको जाननी चाहिए। चलिए, हालांकि मैं प्रूव करने जा रहा हूं। इमेजिन करो कि सरफेस ऐसा है, मान लो सरफेस अजीब सा है, यही मान लो कि सरफेस अजीब सा है, आड़ा टेढ़ा है पर क्लोज्ड है। अब हमको बताओ, तब भी तो सच है कि जितनी लाइन ऐसे क्रॉस की होगी, इससे क्रॉस तो की ही होगी ना। ऐसा कोई लाइन जरा खींचो तो जो क्रॉस ना करे, इसका मतलब जितना फ्लक्स इससे होगा उतना ही फ्लक्स इससे भी होना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे भी सोचा जा सकता है, जो गॉस ने भी सोचा था कि इसके लिए होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं प्रूव करने जा रहा हूं इस वाले शेप के लिए। तो आप लोग, हमको लगता है कि सभी लोग नोट कर लिए होंगे, और अब मैं प्रूव करने जा रहा हूं। चलिए ध्यान से सभी लोग देखेंगे। जनरल जो कम जगह प्रूव किए हुए हैं, चाहे कम टीचर पढ़ाते हैं, ये वाला जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तो सभी लोग देखें। चलिए सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। ये रहा कैपिटल Q और ये रहा हाइपोथेटिकल एरिया। हाँ,
ये रहा क्लोज्ड सरफेस ना, दिस इज क्लोज्ड सरफेस। हाँ, अब बात हो रही है कि इससे कैसे प्रूव होगा। वहां पे तो फटाक से Q/4πε0r² बाहर निकालिए, क्योंकि ये सेम था। अब बाहर तो नहीं निकलेगा। अब जो E बाहर निकाल लिए थे फटाक से, अब E बाहर नहीं निकलेगा। तो चलिए ध्यान से सभी लोग देखेंगे ना, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। चलिए ये देखिए, प्रॉब्लम किस बात की आ रही है। यहां पे डिफरेंशियल एरिया है ये DAN, और यहां पे फील्ड की वैल्यू आ रही है, जो फील्ड है वो है ये E, ये हुआ थीटा। प्रॉब्लम किस बात की आ रही है, यहां तक ये है R। अब बताओ, यहां पे फील्ड कुछ और है, यहां पे कुछ और है, रेडियस देखो अलग अलग है। रेडियस देखो, रेडियस जब अलग अलग है तो जो एक्सप्रेशन था वो कैसे निकाल लोगे बाहर। अब तो निकलने से रहा, ऊपर से और खतरनाक पता चला कि एंगल भी बदल रहा है यार। यहाँ पे कुछ और एंगल, यहाँ पे कुछ और एंगल। जरा सोचो तो, अपने से सोचो, तुम्हें दिखेगा भी। अब क्वेश्चन उठता है कि अब कैसे कहा जाए, अब कैसे प्रूव किया जाए कि जो पिछला वाला था। आप जनरल से स्पेशल तो कह सकते हैं, लेकिन स्पेशल से कभी भी जनरल नहीं कहा जाता। बड़ा स्टेटमेंट साइंस का। कोई स्पेशल केस लेके आप जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जनरल केस लेके उसे स्पेशलाइज कर सकते हैं। बड़ा पॉइंट, ध्यान से। तो क्या पिछले वाले से कह देना कि इसके थ्रू भी वही आएगा Q/ε0। क्या ये बात सच है? नहीं सच है, करना पड़ेगा। दिखेगा आएगा तो कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। कहेंगे कि उसमें होता होगा, स्फीयर लेने पे आता होगा, रैंडम सरफेस लेने पे नहीं आता है। चलिए ध्यान से सभी लोग ध्यान से देखें। फाई क्लोज सरफेस d∅ that is what E.da सभी लोग मेरी बात ध्यान सुने। that is nothing but closed surface। Q E की वैल्यू लिख रहा हूं, E की वैल्यू mod of dA cos theta, that is what is mod of dA, what is mod of E here, what is mod of E? Q/4πε0 r²। आई एम नॉट सेइंग दिस R इज कांस्टेंट। मैं नहीं कर रहा हूं कि R कांस्टेंट है, मैं नहीं कर रहा हूं फील्ड कांस्टेंट है। पिछले वाले में था जो स्फीयर लिए थे, dA cos थीटा क्लोज्ड। सभी लोग मेरी बात ध्यान से समझें, आने वाला है, दिल थाम के बैठिए सभी लोग। देखिए क्या होता है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर ये रहा हूं कि जो जो कांस्टेंट है मैं उसको बाहर ले रहा हूं। मैं कर क्या रहा हूं, जो जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर ले रहा हूं। क्या क्या कांस्टेंट है जरा देख के बताओ तो, सभी लोग बताओ जल्दी से देख के बताओ क्या क्या कांस्टेंट है, क्या क्या बाहर लूं। सभी लोग सोचो जरा तो, क्या क्या बाहर लूं। हाँ सही है। देखो तो अब हम
हमको ये बताओ जरा, सभी लोग देखेंगे ना, सभी लोग फोकस करें मेरी बात पे। ये देखो, जब तुम निकालोगे ना तो ये भी थीटा आएगा, ये जो एंगल बना हुआ ना ये, इसके साथ ये भी थीटा आएगा। तो बताओ ये प्रोजेक्शन कितना आया, DA cos थीटा आएगा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, अगेन ये थीटा, आप लोग निकाल के देख लेना। ये थीटा है तो इसका प्रोजेक्शन ये DA cos थीटा आएगा, ये एंड DA cos थीटा बाई आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट, याद आ रहा है, मैं पढ़ा चुका हूं सॉलिड एंगल। ये पढ़ा चुका हूं कि नहीं तुम लोगों को सॉलिड एंगल वाला। अब बताओ क्या लिखूं, जल्दी से बताओ। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ D सॉलिड एंगल, D सॉलिड एंगल। बताओ सॉलिड एंगल का यही होता है कि नहीं, याद करो पिछले क्लास में। अब बताओ किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर, कोई भी पॉइंट ले लो, किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई भी पॉइंट, कहीं भी ले लो, उस पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। कितना होता है? 4 पाई होता है। पढ़ाया हूं कि नहीं पिछले क्लास में। अब बताओ, अब हमको ये बताओ, अब हमको ये बताओ कि यदि मैं फाई आपसे पूछूं, यदि मैं आपसे कहूं कि फाई बताओ, अब बताओ, तो क्या करोगे बताओ? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला जो फाई है, इनटू यहां पे क्या लिखूं बताओ? किसी क्लोज सरफेस के अंदर में यहां पे क्या लिखूं? और ध्यान दिए ना, आर कांस्टेंट नहीं लिया, वो तो स्फीयर वाले में लिया था। ये जनरल है, ये जनरल 4 पाई। और बताओ कितना आ गया? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया भाई बताओ? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोगों को समझ में आ गया सभी लोगों को? यदि आप लोगों को ये समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। बोलो, यदि आप लोगों को समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चन किया जाए भाई हम लोग। बोलिए। अच्छा, ये जो आया है वो क्या है? जनरल है, इसमें कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, ये सब जनरल है। ये समझना ज्यादा जरूरी है कि जनरल है ये। ओके, तो क्वेश्चन किया जाए, आप लोग समझ में आ गया कि भाई कहीं भी हम लोगों को इस पे फोकस करना है कि अंदर में हाउ मच चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, हाउ मच चार्ज इनसाइड, अंदर में चार्ज कितना है, बस हमें यही देखना है। तो क्वेश्चन किया जाए, गॉस लॉ पूरा कंप्लीट, अंडरस्टैंडिंग भी। अच्छा, ये वाला आप लोग समझ में आया ना कि अच्छा इसको करना होगा तो कैसे सोचेंगे? यदि सिंप्लीफाई करना होगा तो कह देंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा स्फीयर बनाएंगे और कह देंगे कि स्फीयर से जितना निकल रहा है फील्ड, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वही यहां से भी निकलेगा। और कहां से निकलेगा? जितना यहां से निकलेगा उतना ही उधर से भी निकलेगा। बोलो, और निकलेगा तो फिर उतना ही होगा। ये पॉइंट है, तो हम लोग कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, सभी लोग क्वेश्चन लिखें, सभी लोग क्वेश्चन लिखें। चलिए सभी लोग क्वेश्चन लिखिए। चलिए, कम ऑन।
सभी लोग क्वेश्चन लिखें। as shown in arrangement as shown in arrangement as shown in arrangement as shown in arrangement find net electric flux as shown in arrangement find net electric flux through closed surfaces A, B, C and D. Find net electric flux through closed surfaces A, B, C and D. चलिए, हाँ, Q1, Q3, Q2 माइनस Q4 ना। अच्छा, ये उसको भी Q3 कर देते हैं। Q2, ये तीनों प्लस है, ये माइनस है ना, और आपको बताना है इसके थ्रू। ये रहा A, ये रहा B, ये है C और ये है D। जल्दी बताइए, सभी लोग बताएं। हाँ, सभी लोग बताइए, सभी लोग, आप लोग बताइए कि कितना फ्लक्स होगा। फटाक से सभी लोग बताइए। मतलब आप लोगों को बताना है कि मैं यहां पे क्या लिखूं। ए के थ्रू ई डॉट डी ए चाहे डी एस, बी के थ्रू क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए, बताना है क्या लिखूं। और ई डॉट डी ए की वैल्यू बताना है सी पर, और ई डॉट डी ए बताना है डी पर। चलिए बताइए सभी लोग, ये जो क्लोज्ड सरफेसेस है, इसके ऊपर यदि हम लोग इंटीग्रेट करें ई डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना सब जगह, तो हम लोग इस पे इंटीग्रेट करें तो आखिर कितना फ्लक्स होगा। आप लोगों को बताना है कि इंटीग्रेट करें तो कितना फ्लक्स होगा, ये बताना है आप लोगों को। तो जल्दी से बताइए आप लोग कि कितना फ्लक्स होगा। कितना होगा, आ गया होगा। सभी लोग ध्यान से सुने ना, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ये देखिए, जब ए के थ्रू बताना है, देखो ए, तो एक क्लोज सरफेस ऐसा है। अच्छा हाँ, हमारे बोर्ड में तो लाइन दिख रहा होगा, लेकिन क्लोज सरफेस ऐसा होता है बंद पूरा। लेकिन हम लोग 2D में 3D तो दिखा नहीं सकते, तो उसी तरह बस ऐसा बनाया गया है ना, ये समझना है।
साइन के साथ लेना है, और केवल यही फोकस, दो चीजें इसमें, इस गॉस में दो चीजें याद रखनी है। अंदर का केवल चार्ज लेना है, बाहर का नहीं लेना है, और जो अंदर का लेना है वो नेट लेना है और साइन के साथ लेना है। तो चलिए ध्यान से, पहले वाला सरफेस ये है, तो इसके अंदर में कितना चार्ज है, तो Q1 है, बाकी गया भाड़ में, ये बाहर से मतलब नहीं है। आंसर है Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, हो गया, ये आंसर है। कोई कहता है B से बताइए, दिस इज B, तो अंदर में कितना चार्ज है, अंदर में है Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। C है माइनस Q4 बाई एप्सिलॉन नॉट। C माइनस है आंसर, नॉट प्लस, साइन के साथ। और ये देखो ये वाला Q1 D, दिस इज D, इसके अंदर कितना चार्ज है बताओ, इसके अंदर सब चार्ज तो इसके अंदर ही है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q4 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सब लोग सीख गए क्या, बोलो, सब लोग सीख गए? सभी लोग सीख गए? Q1 Q2 Q3 माइनस Q4, साइन के साथ जोड़ना होता है, साइन के साथ। सब लोग सीख रहे हैं? यदि सब लोग सीख रहे हैं तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए सभी लोग क्वेश्चन करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा आइडिया लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन एक और लिखिए। हम लोग ने कि गॉस का यूज के नाम पे आप लोगों को पता चल गया होगा। गॉस के यूज में हम कितने पॉइंट का ध्यान रखते हैं, 2 पॉइंट का, 3 पॉइंट का। गॉस कब अप्लाई करोगे, क्लोज्ड सरफेस के लिए। गॉस केवल कब अप्लाई होता है, क्लोज्ड सरफेस के लिए। दूसरा, केवल अंदर का चार्ज लेना होता है। और तीसरा, साइन के साथ, नेट चार्ज साइन के साथ बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होता है। यही है, तीन पॉइंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। सभी लोग सीख गए होंगे, मैं ऐसा सोच रहा हूं। हाँ, अब हम लोगों को क्वेश्चन करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आईटी में आया हुआ है, उसको देखते हैं ध्यान से। सभी लोग ध्यान से देखें, सभी लोग ध्यान से देखें, सभी लोग क्वेश्चन लिखे। As shown in figure, as shown in figure, electric flux through closed surface as shown in figure, electric flux through closed surface is given as shown in figure, electric flux through closed surface is given as, हाँ सभी लोग
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज गिवन एज phi, that is integration of obviously E dot dA, ठीक है, E dot dA। और ये रहा क्लोज सरफेस, ये रहा Q1 और ये रहा Q2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज गिवन एज BIS। यही फ्लक्स, तो फ्लक्स का फार्मूला ये होता है कि हम इंटीग्रेट करते हैं। देन E is ड्यू टू पहला ऑप्शन ओनली Q1, दूसरा ऑप्शन ओनली Q2, तीसरा ऑप्शन बोथ चार्ज Q1 and both charge Q1 and Q2 can not say। हाँ, आंसर करिए सभी लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी लोग जल्दी। जल्दी करो, फटाक से आंसर करो, रिप्लाई फास्ट। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है ए, कुछ बच्चों का आ रहा है सी, है ना, और आंसर है सी। क्यों आंसर सी है? रिजल्ट तो भले ही Q1/ε0 होगा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इसका रिजल्ट होगा वो आएगा जब रिजल्ट इंटीग्रेट करने के बाद इस अजीब से सरफेस पर, तो लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तो उसकी वैल्यू होगी Q1/ε0। कोई दो राय नहीं है, सही है। लेकिन ध्यान दो, कहा जा रहा है कि इसको यूज करके हमें फाइंड आउट करना है। गॉस लॉ तो लगा नहीं रहे हैं। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो E कहीं भी, नॉट इन गॉस, कहीं भी E हमेशा नेट होता है। E हमेशा नेट होता है, और नेट तभी होगा जब ये होगा, और ये आंसर है। ये थोड़ा मैं समझाऊं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। इमेजिन करो कि हम यहां पर निकाल रहे हैं, यहां पर, तो देखो यहां पर एरिया ऐसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एरिया ये हुआ, लेकिन फील्ड केवल इसका नहीं लोगे, इसका फील्ड इधर होगा, इसका फील्ड इधर होगा, और दोनों का मिला के इधर होगा, और फील्ड ये है, ये फील्ड है, ये एंगल है, फील्ड इन दोनों का मिला के होगा। हाँ, ये अलग बात है कि जब रिजल्ट आएगा ना, जब रिजल्ट आएगा तो उसकी वैल्यू आएगी Q1/ε0। ये सही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया? आप लोग क्लियर हुआ? तो इसका आंसर, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आईटी में आया हुआ है, तो आंसर ये है इसका। क्यों ये है? क्योंकि इसमें जो होता है जब इंटीग्रेट करते हैं कहीं भी, ये क्या है आखिर? ये फ्लक्स, छोटा सा डिफरेंशियल फ्लक्स है। ये क्या है?
डिफरेंशियल फ्लक्स है, डी फाई है। तो डी फाई कहां से क्लोज ले लोगे डी फाई को? डी फाई में तो फील्ड नेट होता है, वो किसी अंदर वाले चार्ज का बाहर वाले चार्ज का नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इंटीग्रेशन में जब इस एक्सप्रेशन में दोनों का फील्ड आता है तो लास्ट में Q1 ही क्यों आता है, Q2 क्यों गायब हो जाता है? उसके लिए ध्यान से सुनना सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। ये रहा हाँ Q1, हाँ ठीक है। ये देखो आखिर फ्लक्स, ध्यान से मेरी बात सुनना, आखिर फ्लक्स प्लस क्यों आता है? क्योंकि हर जगह जो डीए एरिया और फील्ड एरिया होता है उनके बीच में एक्यूट एंगल बनता है, प्लस आता है। मॉड ई मॉड डीए कॉस एक्यूट एंगल, कॉस एक्यूट एंगल, कॉस एक्यूट एंगल और प्लस आता है ना, ओके। लेकिन वही बात यहां पे ध्यान सुनना, हाँ Q2, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये देखो सरफेस है, ये अंदर कोई चार्ज नहीं है। यदि मैं इसे तुमसे पूछूं कि बताओ कितना फ्लक्स होगा, तो गॉस के अनुसार कितना फ्लक्स होना चाहिए बताओ? ये चार्ज Q2 है, चार्ज Q2 है और ये क्लोज्ड सरफेस है। यदि मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस पे फ्लक्स कितना होना चाहिए, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? जितना चार्ज अंदर होगा, क्योंकि क्लोज सरफेस है, यही तो कंडीशन है। गॉस लॉ लगाने का कंडीशन क्या है? अंदर जितना चार्ज हो बाय एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर चार्ज 0 है तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट और आंसर 0 है। अब 0 क्यों है वो सुनो। ये देखो इस क्लोज सरफेस पे ये एसोसिएट नहीं हुआ, 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 ये एसोसिएट नहीं हुआ। लेकिन जब यहाँ पे यहाँ से, तो ये 0 एसोसिएट हुआ, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ से। देखो तो जरा ध्यान से, ये देखो फील्ड यहां पर ऐसे है और एरिया देखो, ये देखो, हाँ ये देखो, अब क्या बात करनी है? ध्यान से मेरी बात सुनना ना, ध्यान से मेरी बात सुनो। जब किसी क्लोज्ड सरफेस के, किसी क्लोज्ड सरफेस में जब फील्ड एंटर करता है, किसी क्लोज्ड सरफेस में फील्ड एंटर करता है, कहीं से भी एंटर करता है, तो निगेटिव फ्लक्स देता है। जब फील्ड लाइंस या फील्ड जब किसी क्लोज सरफेस में एंटर करता है तो निगेटिव फ्लक्स देता है, और जब बाहर जाता है तो पॉजिटिव फ्लक्स देता है। जब बाहर जाता है तो पॉजिटिव फ्लक्स देता है। तो बताओ जो बाहर चार्ज होते हैं उनका जो लाइन अंदर जाता होगा वो बाहर तो जाता ही होगा, जो बाहर चार्ज होते हैं। तो जब अंदर जाता है तो माइनस, अब बाहर जाता है तो प्लस। तो अब तुम लोगों को समझ में आया कि बताओ फाई, इस केस में फाई 0 क्यों होता है, समझ में आ गया? कोई बाहर चार्ज होता है, कोई बाहर चार्ज होता है तो
जीरो क्यों होता है, समझ में आ गया? तो ये है, पर फील्ड तो होता है ना सरफेस पे, इसका फील्ड तो होगा ये। यदि मैं इसको अब कंबाइन करूं, यदि मैं कहूं कि जो पिछला वाला केस था, यदि मैं कह दूं Q1 है, इधर कह दूं Q2 है, तो बताओ केवल यही वाला फ्लक्स मिलेगा कि नहीं हम लोगों को? केवल बाहर जाने वाला ही फ्लक्स मिलेगा कि नहीं? यदि इसका फ्लक्स सोचने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? इसका फ्लक्स सोचने की कोशिश करोगे तो जितना प्लस देगा इस सरफेस से, उतना ही क्या दे देगा? माइनस दे देगा। उतना ही क्या दे देगा? माइनस दे देगा। और Q2 का गिवन 0 हो जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि अजय बिन पूछ रहे हैं कि भाई कैसे नेगेटिव फ्लक्स होता है। चलिए बता देता हूं कैसे नेगेटिव फ्लक्स होता है। हालांकि हम लोग नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव देख चुके हैं, तो सभी लोग अब सुने कि नेगेटिव फ्लक्स कब होता है और क्यों इसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। पहले तो ये जानो, इस पॉइंट पे जरा ध्यान से सुनना। तो देखो, तो यदि मैं पहले तो ये जान लो, सभी लोग तो पहले ये जान लो कि नेगेटिव फ्लक्स कहां से आता है। देखो ये, चलो सभी लोग देख रहे हैं नेगेटिव फ्लक्स कहां से आता है ना। अब ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके लिए क्या बनाओगे? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बनाओगे कि नहीं? देखो बोलो सभी लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस चार्ज का तो ऐसे ही बनाओगे ना। गॉस के अनुसार भी कितना फ्लक्स होना चाहिए? -Q/ε0 होना चाहिए। चलो ध्यान से सुनना, ये रहा फील्ड इस चार्ज का, यहां पे रहा फील्ड। और जरा एरिया देखो तो, एरिया तो आउटवर्ड ही होता है। पिछले क्लास में पढ़ाया था, याद है? एरिया क्या होता है? आउटवर्ड। अब हमको ये बताओ, कोई कहेगा फ्लक्स बताइए, तो हम क्या करेंगे? कहेंगे मॉड DA cos थीटा। कहेंगे ऐसा है कि मॉड E तो लेंगे Q। अब इसमें माइनस थोड़ी, तो मैग्नीट्यूड में माइनस थोड़ी होता है यार। मॉड DA cos 180 cos 180 माइनस का फील्ड इधर और DA उधर। बोलो बताओ कितना आएगा? जरा निकाल के देखो तो। इक्वल तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ये, वैल्यू आएगा -Q/ε0। तो यहां से क्या पता चला भाई हम लोगों को? जब किसी सरफेस में फील्ड एंटर करता है तो कैसा फ्लक्स देता है? माइनस। क्यों माइनस देता है? क्योंकि फील्ड और एरिया कोई आड़ा टेढ़ा बना लोगे तो फील्ड और एरिया के बीच में 90 डिग्री से ज्यादा एंगल होता है, और जब निकलता है तो 90 डिग्री से कम एंगल होता है। तो 90 डिग्री से ज्यादा पर कॉस माइनस और 90 डिग्री से कम पे कॉस प्लस। अब क्लियर हुआ? हमको लगता है आप तो क्लियर हो गया होगा। बोलो तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज क्लास ओवर करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए।
गॉस सिमेट्रिकल चार्ज अरेंजमेंट के लिए लगता है कि अनसिमेट्रिकल? बोलो, गॉस कहां लगता है? चार्ज अच्छे से अरेंज हो, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो कि अनसिमेट्रिकल? बताओ। गॉस थ्योरम कहां लगता है? सिमेट्रिकल चार्ज अरेंजमेंट के लिए लगता है कि अनसिमेट्रिकल चार्ज अरेंजमेंट के लिए? बताओ। अंकित बेहरा कहें सिमेट्रिकल के लिए, बोथ, सिमेट्रिकल बोथ। आंसर है जैसे एक बच्चा लिखा हुआ है कहीं भी, तो सबके लिए लगता है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बोथ। सिमेट्रिकल के कहीं सिमेट्रिकल बोला हूं तो सब जगह लगता है, सब जगह लगता है गॉस लॉ। बस कंडीशन बस इतना ही है, क्लोज्ड सरफेस लेना होता है बस। बोलो, सिमेट्रिकल के लिए लगता है चार्ज गॉस के, अनसिमेट्रिकल के लिए कैसा भी चार्ज का अरेंजमेंट हो वो लगता है। हाँ, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि लगता तो सब जगह है, पर गॉस को यूज करके हम लोग फील्ड केवल वहां निकाल पाते हैं जहां पे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। अनसिमेट्रिकल में गॉस तो लगता है, फ्लक्स तो बता लेंगे, पर इसकी हेल्प से, इसकी सहायता से फील्ड नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि इसकी हेल्प से हम लोग कैसे फील्ड निकालते हैं। थैंक यू सो मच।